बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए ये लेक्चर है आज। बीए पार्ट वन के फर्स्ट पेपर में जो आपके विभिन्न प्रकार की अवधारणाएं हैं, उसमें अपन ने पिछली बार स्वतंत्रता की अवधारणा का अध्ययन किया था। आज अपन समानता की अवधारणा का अध्ययन करते हैं कि समानता की अवधारणा क्या होती है, इसका अर्थ क्या है और इसके विभिन्न प्रकार के आयाम क्या हो सकते हैं। मानव अपने जीवन को सुरक्षित एवं अच्छी तरह से जीने के लिए अपने प्राकृतिक जो उनको अधिकार प्राप्त थे, स्वतंत्रता और समानता, उन अधिकारों के आधार पर अपने जो नागरिक जीवन है उसको भी अच्छी तरह से व्यतीत कर सकता है। फ्रांस के क्रांतिकारियों ने अपने जो क्रांति उन्होंने फ्रांस में की थी, वो उनका प्रमुख नारा ही स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व था। तो हमने स्वतंत्रता के आधार पर जब अध्ययन किया तो हमने ये कहा कि एक अभिन्न अधिकार है। इसी प्रकार से समानता भी एक अभिन्न अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, मानव को वास्तविक जीवन, एक नॉर्मल जीवन जीने के लिए एक आवश्यक शर्त है। सामान्यतः समानता का अर्थ यह लगाया जाता है कि मनुष्य जन्म से समान होते हैं और इसी कारण सभी व्यक्तियों को व्यवहार और आय का समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। किंतु स्वतंत्रता के साथ साथ में समानता का यह अभिप्राय उतना ही भ्रमपूर्ण है। प्रकृति के द्वारा भी सभी व्यक्तियों को समान शक्तियां प्रदान नहीं की गई हैं। मानवीय समाज में मोटे, पतले, लंबे, नाटे, कुशाग्र और मंद बुद्धि के जो विभिन्न प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं, वे प्राकृतिक असमानता के उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त इस प्रकार की असमानता की धारणा को समाज द्वारा अपनाया जाना अनुचित ही नहीं वरन असंभव भी है। वर्तमान समय में हम समाज में जिस प्रकार की असमानता देखते हैं, उस असमानता के कारण दो प्रकार के हैं और इन दो प्रकार के कारणों के आधार पर असमानता भी दो प्रकार की होती है। एक प्रकार की असमानता वह जिसका मूल व्यक्तियों के में प्राकृतिक भेद है। प्रकृति के द्वारा विभिन्न व्यक्तियों में बुद्धि, बल और प्रतिभा की दृष्टि से भेद किया जाता है और असमानता उत्पन्न होती है। उसे प्राकृतिक असमानता कहते हैं। इस प्राकृतिक असमानता का निराकरण संभव और उचित नहीं होता है। समाज में विद्यमान दूसरे प्रकार की असमानता यह है जिसका मूल समाज द्वारा उत्पन्न की गई विषमताएं हैं। अनेक बार बुद्धि, बल और प्रतिभा की दृष्टि से श्रेष्ठ होने पर भी निर्धन व्यक्तियों के बच्चे अपने व्यक्तित्व का वैसा विकास नहीं कर पाते जैसा विकास उनसे निम्नतर बुद्धि बल के धनिक बच्चे कर लेते हैं। इस सामाजिक असमानता का मूल कारण समाज द्वारा उत्पन्न परिस्थितियां और यह वैषम्य होता है जिसके कारण सभी व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास के समान अवसर प्राप्त नहीं होते। राजनीति विज्ञान की एक धारणा के रूप में समानता का तात्पर्य सामाजिक वैषम्य द्वारा उत्पन्न उस असमानता के अंतर से है। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य के सभी व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास के समान अवसर दिए जाने चाहिए ताकि किसी भी व्यक्ति को कहने का अवसर न मिले कि यदि उसे यथेष्ट सुविधाएं प्राप्त होती हैं तो वह भी अपने जीवन का विकास कर सकता है। इसलिए समानता होना बहुत जरूरी है। अब हम समानता के विभिन्न पक्ष जो होते हैं या उनके जो विभिन्न आयाम होते हैं उनको देखते हैं। जैसे आप अपनी स्क्रीन को पर देख रहे हैं कि सबसे पहले वैधानिक या कानूनी समानता होती है। कानूनी समानता का अर्थ यह है कि राज्य के द्वारा अपने नागरिकों के साथ मनमाना व्यवहार नहीं किया जा सकता। कानून की दृष्टि में सभी नागरिक समान हैं और सभी नागरिकों को कानून का समान संरक्षण प्राप्त है। ब्रिटेन की संवैधानिक व्यवस्था में
विधि का शासन कानूनी समानता की स्थिति को प्राप्त करने की व्यवस्था है। इसका अर्थ यह है कि कानून के समक्ष सभी समान हैं, कानून का समान संरक्षण होना चाहिए, कर्तव्यों के प्रसंग में समानता होनी चाहिए, करों के निर्धारण में समानता होनी चाहिए, विवेक संगत आधार पर भेदभाव मान्य होना चाहिए। ये एक आधार इसमें विद्यमान है। दूसरा हम देखते हैं, जो आपकी स्क्रीन पे अपने को दिख रहा है, कि राजनीतिक समानता होनी आवश्यक होती है। राजनीतिक समानता का अर्थ वह है कि राजनीतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने के अवसर सभी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त होने चाहिए। राजतंत्र, कुलीन तंत्र या तानाशाही व्यवस्था राजनीतिक समानता के सिद्धांत में विश्वास नहीं करती। इन व्यवस्थाओं में जन्म या वंश के आधार पर भेदभाव एक सामान्य स्थिति है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित होती है। इस राजनीतिक समानता के अंतर्गत व्यक्तियों को मतदान देने का अधिकार, चुनाव में उम्मीदवार बनने का अधिकार, प्रार्थना पत्र का अधिकार, राजकीय नियुक्तियां तथा सम्मान प्राप्त करने का अधिकार एवं विचारों की अभिव्यक्ति तथा दलीय संगठनों के निर्माण का अधिकार, ये सब चीज़ें प्राप्त होती हैं। हर व्यक्ति को अपना मत को प्रदान करने का अधिकार, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला आपके सामने है सामाजिक समानता। समानता एक महत्वपूर्ण पक्ष सामाजिक समानता होता है। सामाजिक समानता का आशय यह है कि समाज और सामाजिक जीवन में सभी व्यक्ति को समान समझना चाहिए और धर्म, जाति, वंश, लिंग अथवा जन्म स्थान के स्थान पर व्यक्ति में कोई भेद नहीं किया जाना चाहिए। भूतकाल में अमेरिका और अन्य कई देशों में दास प्रथा का प्रचलन था। आज भी दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में वर्ण के आधार पर भेदभाव की स्थिति है। अमेरिका में नीग्रो लोगों और भारत में दलित वर्ग के प्रति अपमानजनक व्यवहार किया जाता था। ये सभी स्थितियाँ सामाजिक समानता के सिद्धांत के विरुद्ध हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में सामाजिक समानता के अधिकार की विशेष व्यवस्था की गई है और संविधान के अनुच्छेद 17 के अस्पष्टता को एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। तो सामाजिक समानता के अंतर्गत मुख्यतः ये बातें आती हैं। सर्वप्रथम, वंश, धर्म, जाति और वर्ण के आधार पर किसी को श्रेष्ठ या अन्य किसी को हे न समझा जाए, निम्न न समझा जाए। दूसरा, स्त्रियों को पुरुषों से कम अधिकार न दिए जाएं। सामाजिक समानता की मांग है कि स्त्रियों को पुरुषों के बराबर सम्मानजनक स्थिति व्यवहार में भी प्राप्त हो। तीसरा, सामाजिक समानता एक ऐसे समाज की स्थापना पर बल देती है जिसमें मनुष्य के बीच सामाजिक समागम को बढ़ावा मिले। एक दूसरे से, यहाँ समागम का मतलब है जैसे विवाह के संबंधों में, खान पान के क्षेत्रों में निषेधों का अभाव हो, सामाजिक असमानता को उदार शिक्षा द्वारा दूर किया जाए, इस प्रकार का आधार इसमें बनता है। तो इसलिए सामाजिक समानता होनी जरूरी होती है। अगला है आर्थिक समानता। आज के जीवन में अर्थ को अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है और यदि हम न केवल सिद्धांत वर्ण व्यवहार में समानता को प्राप्त करना चाहते हैं तो आर्थिक समानता की स्थिति को प्राप्त करना नितांत आवश्यक है। रूसो अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सरकार की नीति सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखते हैं कि सरकार की नीति ऐसी होनी चाहिए कि न तो अमीरों की ही संख्या बढ़ाई जाए और न भिखमंगों की। अभिप्राय यह है कि समाज में भारी आर्थिक विषमताएं नहीं होनी चाहिए। आर्थिक विषमताएं समाज में के संपूर्ण ढांचे को दूषित कर देती हैं। आर्थिक समानता का आशय है कि विभिन्न प्रकार के समानता के मुख्य पहलू होने चाहिए। जैसे आर्थिक समानता के मुख्य पहलू अगर हम अपन करें, सभी व्यक्तियों की न्यूनतम भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो,
सभी व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त, मजदूरी और उचित अवकाश की सुविधा प्राप्त हो। बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी और अंग भंग की स्थिति में व्यक्तियों को राज्य की ओर से आर्थिक सहायता प्राप्त हो। पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। सभी व्यक्तियों को ऐसे अवसर प्राप्त होने चाहिए कि उनके द्वारा अपने व्यक्तित्व का विकास किया जा सके। राष्ट्र की संपत्ति तथा उत्पादन के साधन कुछ व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित नहीं होने चाहिए। भीषण आर्थिक असमानताओं का अंत किया जाना चाहिए और आर्थिक समानता के लक्ष्य को ठोस कार्यों के आधार पर प्राप्त करना संभव बनाना चाहिए। तो इसलिए ये स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकार के आयाम हैं। मुख्य रूप से हमें वैधानिक कानूनी समानता प्राप्त होनी चाहिए, राजनीतिक समानता प्राप्त होनी चाहिए, आर्थिक समानता प्राप्त होनी चाहिए और सामाजिक समानता प्राप्त होनी चाहिए। तो समानता को हमने देखा और पिछले लेक्चर में हमने स्वतंत्रता को देखा। इन दोनों के आपसी संबंधों को भी अपने को अध्ययन करना जरूरी है। स्वतंत्रता और समानता के पारस्परिक संबंध के विषय में राजनीति शास्त्रियों में मतभेद है। कुछ व्यक्तियों द्वारा समानता और स्वतंत्रता के लोक प्रचलित अर्थों के आधार पर इन्हें परस्पर विरोधी बताया गया है। उनके अनुसार स्वतंत्रता अपनी इच्छानुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है, जबकि समानता का तात्पर्य प्रत्येक प्रकार के सभी व्यक्तियों को समान समझने से है। इन व्यक्तियों का विचार है कि यदि सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाती है तो जीवन के परिणाम नितांत असमान होंगे और शक्ति के आधार पर सभी व्यक्तियों को समान कर दिया जाए। किंतु टॉकविले और लॉर्ड एक्टन आदि विद्वानों का यह विचार सत्य नहीं है। वस्तुतः लॉर्ड एक्टन आदि विद्वानों द्वारा स्वतंत्रता और समानता के जिस रूप की कल्पना की गई है उसमें स्वतंत्रता और समानता का यह रूप न तो समाज में कहीं प्राप्त है और न राजनीति विज्ञान में स्वतंत्रता और समानता को उस रूप को स्वीकार किया जाता है। लास्की और टॉकविल लॉर्ड एक्टन के मस्तिष्क में स्वतंत्रता के प्रति उत्कृष्ट अभिलाषा होने के कारण ही उनके द्वारा स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी समझा गया। किंतु यह एक गलत निष्कर्ष है और उनके द्वारा समानता का तात्पर्य गलत रूप में लेने का कारण है। सभी व्यक्तियों को अपने इच्छानुसार कार्य करने की स्वतंत्रता तो हॉब्स के बर्बर समाज में ही प्राप्त थी, जिसमें वास्तविक अर्थ में कोई भी स्वतंत्र नहीं था। तो इसलिए स्वतंत्रता और समानता दोनों ही राजनीति विज्ञान की ऐसी अवधारणाएं हैं जिसमें आप एक दूसरे की समानता का संरक्षण करते हुए, एक दूसरे की स्वतंत्रता का संरक्षण करते हुए हम इसका उपभोग करें। एक सभ्य समाज के अंतर्गत, एक सभ्य राज्य के अंतर्गत यही संभव है। वास्तव में समानता के द्वारा स्वतंत्रता के आधार के रूप में कार्य किया जाता है। एक ऐसे राज्य में जिसमें समानता नहीं है, स्वतंत्रता हो सकती है। इस बात को निम्नलिखित रूपों में स्पष्ट किया जा सकता है। यदि राजनीतिक समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता व्यर्थ हो जाएगी और जनता के एक बहुत बड़े भाग को शासन में कोई भाग नहीं मिलेगा। यदि सामाजिक समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता कुछ ही व्यक्तियों का विशेषाधिकार रह जाएगा। यदि आर्थिक समानता नहीं होगी तो धन कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित हो जाएगा। तो ऐसा जरूरी है कि पूरी तरह से स्वतंत्रता और समानता में एक ऐसा सामंजस्य होना चाहिए जिसमें व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता समानता का उपभोग भी करे, लेकिन साथ में दूसरे व्यक्तियों की स्वतंत्रता और समानता के ऊपर कोई अंकुश स्थापित नहीं करें। ये परस्पर ही आवश्यक है। इसलिए सच्चाई ये है कि स्वतंत्रता की समस्या का केवल एक ही हल है और वो है समानता में निहित। तो इसलिए स्वतंत्रता और समानता मानव जीवन सरिता के दो तट हैं। ये मानव कल्याण रूपी रथ के दो पहिए हैं। सत्य तथा शिव का जो अभिन्न अंग है वह मानवीय जीवन में स्वतंत्रता और समानता का है। इसलिए
ये दोनों साथ उपभोग करते हैं। हमने इन दोनों अवधारणाओं को इसलिए साथ में अध्ययन किया है और इसका जो उपभोग है एक सामाजिक समाज में, एक नागरिक समाज में साथ साथ एक दूसरे पर अंकुश स्थापित करते हुए ही संभव है।